हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज के इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेंस के शब्दावली के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं लेंस के शब्दावली के बारे में। इससे पहले आप लोग यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखिएगा आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस के शब्दावली के बारे में। देखिए, लेंस के शब्दावली क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस हो, ठीक है, ये दोनों क्या होती है, दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनी होती है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, आपका ये जो दोनों लेंस है ये दोनों दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनी होती है। जैसे आप देखिए, आप इसको मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम और ये पारदर्शी माध्यम, तो दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में भी ये जो ऐसे कटा है और ये जो ऐसे कटा है, ये दोनों क्या है, दो पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों क्या होती है, दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनी होती है। और पारदर्शी माध्यम आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और पारदर्शी माध्यम ऐसे भी हम किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि पारदर्शी माध्यम उसे बोलते हैं जिसे आप अपने आँख के सामने भी रख दें तो आपको पीछे वाले से वस्तु क्या दिखाई दे, उसे हम बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। जैसे आप लोग हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट में जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। चश्मा पहनते हैं हम लोग, वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। यही सब तो है पारदर्शी माध्यम। देखिए, पारदर्शी माध्यम। अब लेंस है, तो लेंस क्या होता है कि दो पारदर्शी सतहों से मिलकर बना होता है। ये एक सतह है और ये एक सतह है, ये दोनों क्या है, अलग अलग पारदर्शी सतह है। ये वाला जो पारदर्शी सतह है एक गोला बना रहा है और ये वाला जो पारदर्शी सतह है ये एक गोला बना रहा है। ठीक उसी प्रकार आपका ये भी एक गोला बना रहा है और ये वाला जो सतह है ये भी एक गोला बना रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई गोल, उसमें क्या होती है, केंद्र होती है। तो इसका केंद्र यहाँ पर हो गया और इस गोले का केंद्र यहाँ पर हो गया। अब देखिए, ये जो एक गोला बना रहा है इसका भी एक केंद्र होगा, तो ये केंद्र यहाँ पर हो गया और इसका भी केंद्र यहाँ पर हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं C1 और C2। ठीक है, यहाँ पर भी C1 C2 नाम दे देते हैं। इसे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, लेंस का केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है आपको। अब आप लोग समझ गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनता है। दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, दो पारदर्शी गोले सतहों से घिरा होता है और अवतल लेंस भी दो पारदर्शी सतहों गोले से घिरा होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पारदर्शी सतह है, एक इसको ऐसे डॉट डॉट मिला देता है, आपको आभास हो रहा है कि ये क्या है, गोला है। और ये भी है, ये जो पारदर्शी सतह है इसको भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, गोला है, आभास है। अब देख पा रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे। तो हम लोग वक्रता केंद्र उसे बोलते हैं, जैसे देखिए, सभी गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ, मतलब ये जो दो लेंस हैं, ये जो दो पृष्ठ हैं, सभी गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जहां से आप लोग देख पा रहे हैं, हमने अभी आपको बताया था कि ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये भी एक गोले का ही भाग है और ये वाला जो पृष्ठ है ये भी एक गोले का ही भाग है। इसलिए परिभाषा में लिखा गया है वक्रता केंद्र के कि सभी गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए कि सभी गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लेंस है इसका एक पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों ही क्या है, एक गोले का भाग है, मतलब कि छोटा सा कटा हुआ भाग है। और उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र दो होती है, जिसका हम लोग नाम देते हैं C1 और C2। ठीक है, जिसका हम लोग नाम देते हैं C1 और C2। तो वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक उसी प्रकार आपका अवतल लेंस में भी होता है, ठीक उसी प्रकार आपका अवतल लेंस में भी होता है। ठीक है,
अब आइए हम लोग समझते हैं मुख अक्ष। देखिए हम लोग मुख अक्ष क्या बोलते हैं, मुख अक्ष किसे बोलते हैं, हमें आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। जब हम दर्पण पढ़ा रहे थे तो गोलीय दर्पण के जब हम शब्दावली पढ़ाते थे उसमें भी मुख अक्ष था। तो मुख अक्ष हम उसमें किसे कहते थे कि दर्पण के जो केंद्र है उससे सीधी रेखा जो गुजरती है उसे हम लोग मुख अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मुख अक्ष है, ये जो गोले का केंद्र है और ये वाला जो गोले का केंद्र है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक जो सीधी रेखा जो खींची गई है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुख अक्ष। यहाँ पर भी आपका मुख अक्ष यही होगा। ये जो दो गोला है इन दोनों के केंद्र है, इन दोनों के केंद्र से जो एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, मुख अक्ष। ठीक है, देखिए इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा या फिर काल्पनिक रेखा मुख अक्ष कहलाती है। मुख अक्ष हम लोग किसे बोलेंगे, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र के मुख अक्ष से मुख अक्ष हम लोग किसे बोलेंगे, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, ये वाला वक्रता केंद्र और ये वाला वक्रता केंद्र, इन दोनों को सीधी लाइन मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस वीडियो में ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप जब भी इस टॉपिक को उठाकर देखें तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ। नहीं तो हम तो जानते हैं कि आप लोग घर पर कितना पढ़ते हैं, बस वीडियो देख लिया, कॉपी में नोट्स बना लिया और क्या हो गया, बस फिर उसको बंद किए, फिर आराम से परीक्षा के टाइम खोलेंगे। अब ऐसे नहीं करना है। कम से कम ये जो टॉपिक पढ़े हैं आप, इसको आप लगातार 3 दिन पढ़ें। तो आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए प्रकाशिकी केंद्र है, प्रकाशिकी केंद्र हम लोग किसे बोलेंगे, जैसे देखिए प्रकाशिकी केंद्र उसे बोलते हैं जैसे लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिकी केंद्र कहलाता है। अब देखिए प्रकाशिकी केंद्र हम लोग किसे बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका लेंस है, ठीक है, और ये भी अवतल लेंस है और ये आपका उत्तल लेंस है। तो इस लेंस के जो केंद्र होगा मतलब कि इसकी जो सेंटर होगा इस लेंस का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र। ये जो लेंस है अवतल लेंस, इसका भी एक केंद्र यहाँ पर बना है जो हमने रेड कलर से बनाया है, वो भी क्या है आपका प्रकाशिकी केंद्र है, और ये भी क्या है, प्रकाशिकी केंद्र। ठीक है, तो प्रकाशिकी केंद्र के बारे में आप समझ गए। अब आइए हम लोग समझते हैं। देखिए प्रकाशिकी केंद्र जो होता है ना, प्रकाशिकी केंद्र पर यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात केवल उसी स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। यदि वो सीधा रही तो सीधा ही जाएगी, मतलब कि उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। प्रकाशिकी केंद्र का खासियत ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिकी बिंदु पर आती है, प्रकाशिकी केंद्र पर आती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन किए गुजर जाती है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, अब क्या है, द्वारक। तो प्रकाश की किरण लेंस के जिस पृष्ठ पर आपतित होती है द्वारक कहलाती है। परिभाषा को आप समझ रहे हैं, प्रकाश की किरण लेंस के जिस पृष्ठ पर आपतित होती है क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। जैसे देखिए ये जो दर्पण है, ये जो लेंस है, सॉरी दर्पण नहीं, ये जो लेंस है, इस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसके इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए ये क्या है, आपका द्वारक है। उत्तल लेंस में यही द्वारक होगा और अवतल लेंस में भी यही दोनों द्वारक। अब आइए हम समझते हैं फोकस बिंदु। देखिए फोकस बिंदु जो है आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। फोकस बिंदु आप लोगों को जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। देखिए फोकस बिंदु हम लोग किसे बोलते हैं, फोकस बिंदु हम लोग किसे कहते हैं, फोकस बिंदु हम लोग उसे कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरण लेंस के मुख अक्ष के समांतर आ रही है,
यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही आपका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। ठीक है, आइए इस चित्र में समझते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, मान लीजिए प्रकाश की किरण है जो ये वाली और ये वाली किरण और ये जो मुख अक्ष है, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। जब यूं है, ये दोनों ऐसे हैं तो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है और ये जो मुख अक्ष है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के समांतर है। अब देखिए जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के पश्चात, ये जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के पश्चात, जैसे यहां से मान लो अपवर्तन इसका हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरण क्या होती है, फैल जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, फैल जाती है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु पर आकर मिलने लगती है। मान लो यहां से ये आ गई किरण, ठीक है, और ये वाली किरण ऐसे जा रही है। अब देखिए ये जो उत्तल लेंस है, इसमें प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के इस बिंदु पर काट रही है। देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर काट रही है, मुख अक्ष के इस बिंदु पर काट रही है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु को हम लोग जानते हैं कि F से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में फोकस बिंदु आप समझ गए। अब उत्तल लेंस में समझिए, सॉरी उत्तल लेंस में आप समझ गए, अब अवतल लेंस में समझिए। देखिए अवतल लेंस में देखिए ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही, फैल रही, ऊपर की ओर जा रही। ठीक है, और यदि हम इसी रेखा को ऐसे डॉट डॉट करके सीधी लाइन में मिलाएं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है सीधे पता चलेगा कि आपको यहाँ से निकल रही है। आपको यहाँ से आभास होगा कि यहाँ से ये जो रेखा है निकल रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। और आभास होने के पश्चात आपको जिस बिंदु पर मिल रही है वही आपका फोकस बिंदु। तो इसलिए परिभाषा में देखिए लिखा गया है, उत्तल तथा अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये जो दोनों किरण है क्या है, मुख अक्ष के समांतर है। तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो ये जो अपवर्तन के पश्चात आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मिल रही है इस बिंदु पर, तो इसे हम बोलेंगे फोकस बिंदु। और यहाँ जो अवतल लेंस है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो अपवर्तन के पश्चात क्या है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई आभास हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस दूरी सेम है। देखिए दर्पण में हमने आपको फोकस बिंदु के बारे में ये बताया था कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जितनी भी दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते थे, फोकस दूरी। एक बात हम आप लोगों को भुला गए थे, माफी चाहेंगे, कि ये जो आपका है मुख अक्ष, ठीक है, मुख अक्ष है, प्रकाशिकी केंद्र जो है उसे हम लोग O से सूचित करते हैं, और आपका यहाँ पर ये जो प्रकाशिकी केंद्र है ये है वाला है, इसका हम नाम नहीं दिए थे, बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रकाशिकी केंद्र ये है, और प्रकाशिकी केंद्र को O से सूचित किया जाता है, और यहाँ पर मैं लिखा भी था, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो फोकस बिंदु है, ये जो फोकस बिंदु है और ये जो प्रकाशिकी केंद्र है, इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी होगी वही आपकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ये जो फोकस बिंदु है और ये वाला जो प्रकाशिकी केंद्र है, इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। तब तक के लिए यहाँ पर आप नोट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसको। आइए अब हम लोग समझते हैं जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, किरण आरेख। तो किरण आरेख के बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो किरण आरेख किसे कहते हैं? किरण आरेख जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये समझना आवश्यक है
और इसे आप ध्यान से समझें। ठीक है, मैं इसे समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लूँगा ताकि आप लोगों को इसे समझ में आ जाए और आप लोग अगला टॉपिक अच्छा आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखिए किरण आरेख में क्या होता है कि यदि कोई किरण अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और यही बात हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। ऐसे आप लोग कोई भी वीडियो में लिखा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें इसलिए लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि सभी बातें सुनने से याद नहीं होती, और इसलिए मैं ये बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस बातों को समझ सके। और मैं जब भी हटूँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाएं। जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे खुद से, तब तक आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा और आगे भी आप लोगों को चल के तकलीफ होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे के समझ। देखिए अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में क्या होता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। यही कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर रही है? फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब हमारा देखिए अवतल लेंस में कैसे होता है। अवतल लेंस में भी सेम है। अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में नहीं गुजरती है। अवतल लेंस में वास्तव में नहीं गुजरती है, वो प्रतीत होती है। ऐसे आपको आभास होगा कि वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये जो किरण है यहाँ से अपवर्तन के पश्चात उधर जा रही है, यहाँ से ऊपर की ओर, और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये फोकस बिंदु है, यहाँ से देखिए तो आपको लग रहा है कि यहाँ से जा रही है, इसीलिए इसका फोकस बिंदु ये हो गया। और हमने ये भी बात लिख दिया है कि उत्तल लेंस में वास्तव में गुजरती है और ये जो किरण है वास्तव में गुजर रही है फोकस बिंदु से, और अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब क्या, ऐसा कि आभास होता है। और ये भी बात हमने लिख दी है। और देखिए ये जो दो बात हमने जो लिखा है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक है आपका किरण। यदि कोई किरण फोकस बिंदु पर ही आ जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही थी। ठीक है, यदि फोकस बिंदु पर ही कोई किरण आ जाए तो वो कहाँ से गुजरेगी? तो सिंपल सा तरीका है, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। यदि फोकस बिंदु पर ही आ जाएगी प्रकाश की किरण तो वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु पर ही आ जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो इसका मान लो ये कोई फोकस बिंदु है F, और इसका फोकस बिंदु मान लो यहाँ पर F। ठीक है, अवतल लेंस में देखो, मान लो ये जो कोई किरण है यहाँ से आ रही है, इसके फोकस बिंदु पर आ रही है। ठीक है, ये किरण फोकस बिंदु पर आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गुजरेगी। और इसको हम लोग डॉट डॉट करके मिलाए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो किरण है यहाँ पर आ रही है, ऐसे सीधा आ रही है। उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल लेंस में क्या होता है कि वास्तव में गुजरती है। यदि वास्तव में फोकस बिंदु पर आ रही है तो वो वास्तव में ही लेंस से होकर गुजरेगी। और अवतल लेंस में क्या होता है कि फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या हो रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यही है। अब देखिए इसको हमने नोट में भी लिख दिया है कि अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है और उत्तल लेंस में वास्तव में गुजरती है। और ये बात आप लोग यहाँ पर भी देख लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण के बारे में समझ गए, समांतर और फोकस बिंदु पर आने वाली किरण के बारे में समझ गए। एक आपका रह गया प्रकाश की केंद्र पर आने वाली किरण, प्रकाश की केंद्र पर आने वाली किरण। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, पिछले वाले वीडियो में पर से, जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण के केंद्र पर आती थी तो कहाँ से होकर गुजरती थी? पुनः उसी पथ पर लौट जाती थी। और वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए यहाँ से मान लो कि प्रकाश की किरण प्रकाश की केंद्र पर आ रही है। ठीक है, तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के
उसी पथ पर सीधा चलती जाएगी। ठीक है, अवतल लेंस में भी सेम होगा और उत्तल लेंस में भी सेम होगा। इसमें ना कोई अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होगी और ना ही उत्तल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत, दोनों में ही वास्तव में गुजरेगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें मान लो ये कोई किरण है और ये प्रकाश की केंद्र पर ही आ रही है। ये जो कोई किरण है प्रकाश की केंद्र पर आ रही है। इसी प्रकार आपका अवतल लेंस में भी ये जो किरण है प्रकाश की केंद्र पर आ रही है। आने वाली किरण को हम क्या बोलते थे? आपतित किरण। और ये जो किरण प्रकाश की केंद्र पर आ रही है, ये भी कोई किरण प्रकाश की केंद्र। तो जैसे ही वो प्रकाश की केंद्र पर आएगी तो सीधा उसी पथ पर लौट जाएगी, बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी और इसमें भी सीधा निकलेगी। मतलब का कि अपवर्तन नहीं होगा। जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश की केंद्र पर आपतित होगी तो वह बिना अपवर्तन के सीधा चली जाएगी। मतलब कि उसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा, उसके पथ में कोई भी विचलन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो महत्वपूर्ण 3 किरण थी इसके बारे में भी आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग समझते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। इसलिए ये जो चिन्ह परिपाटी है आपका छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्या? उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझको इसको मिटाना है। हाँ तो साथियों, अब आइए हम लोग समझते हैं लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में। आप लोग लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में समझने से पहले दर्पण के चिन्ह परिपाटी आप लोग समझ चुके होंगे। पिछले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए तो चिन्ह परिपाटी के 2 नियम होते हैं, हमने उस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इस वीडियो में भी सब सेम बताऊंगा। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला देखिए, पहला नियम ये होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। उसमें किससे मापी जाती थी? ध्रुव से। और यहाँ किससे मापी जाएगी? प्रकाश की केंद्र से। ठीक है, तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम ये है कि किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए पहला नियम यह है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो ये जो ध्रुव है, उस दर्पण में हम किसको ध्रुव बोलते थे? ध्रुव को P से सूचित किया जाता था और यहाँ पर इसको प्रकाश की केंद्र बोला जाता है। ध्रुव ही है लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश की केंद्र बोला जाता है। तो ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि सभी दूरियां प्रकाश की केंद्र से मापी जाती है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि लेंस है, तो लेंस द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ से मापी जाएगी? यानी कि लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो लेंस और प्रतिबिंब के बीच के जो दूरी होगी उसको कैसे मापेंगे? तो उसी दूरी को मापेंगे कहाँ से? यहाँ से मापना शुरू करेंगे इधर यदि प्रतिबिंब बना है तो इधर मापेंगे, यदि प्रतिबिंब इधर मापना है, इधर बना है तो इधर मापेंगे। कैसे? यहीं से मापना स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रकाश की केंद्र है यहाँ से इधर मापेंगे, इधर बना होगा तो इधर मापेंगे और यदि इधर बना होगा तो इधर मापेंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश की दिशा में यानी कि किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे मान लो कि ये कोई किरण है, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है मान लो इधर आ रही है और ऐसे विचलन हो रही है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो किधर जा रही है? तो प्रकाश के परिवर्तन के पश्चात इधर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात इधर जा रही है। आप लोग देख पा रहे हैं। तो प्रकाश की किरण की दिशा किधर है? आप इस बात को पता कीजिए। चिन्ह परिपाटी के दूसरा नियम ये है कि प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो यहाँ पर आप लोग पता कीजिए कि प्रकाश की किरण की दिशा किधर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरण की दिशा इधर है, अपवर्तन के पश्चात भी वो उधर ही जा रही है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? दूरियां को धनात्मक लिया जाता है। किरण की दिशा में दूरी धनात्मक, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो ये क्या होगा? आपका दूरी धनात्मक हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग
किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, ये जो किरण है इधर मापी गई है किरण के दिशा में दूरी तो धनात्मक। अब देखिए दूसरा क्या है, अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में भी किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। जैसे मान लो ये कोई किरण है, ठीक है, और यहाँ आई और यहाँ से फिर ऐसे निकल गई, तो किरण की दिशा को हम लोग को पता करना है कि किरण की दिशा किधर है। क्या कहीं किरण फिर से वापस लौट के आ नहीं ले रही है, या फिर हम किरण के विपरीत दिशा में दूरी तो नहीं ना माप रहे हैं, इसे हम लोग पता करेंगे। तो देखिए किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ये जो किरण है वो इधर से जा रही है और आगे बढ़ गई, तो किरण की दिशा इधर ही है, तो इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक। तो ये जो दूरी है धनात्मक लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब एक और बात देखिए, अब देखिए किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मान लीजिए आपका किरण इधर गई है और प्रतिबिंब बन रहा है इधर, या फिर आप ये जो प्रकाश की केंद्र है यहां से आप इधर दूरी माप रहे हैं, तो उस समय आप ऋणात्मक लेंगे। अवतल लेंस में भी सेम है, किरण की दिशा इधर है और आपकी दूरी मापने की दिशा इधर है, जस्ट अपोजिट, किरण की दिशा के अपोजिट, तो उस समय हम लोग ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, उस समय आप लोग ऋणात्मक लेंगे। या फिर आप बिंब की दूरी मापिए या फिर प्रतिबिंब की दूरी नापिए, किसी भी चीज का दूरी मापिए, यदि किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो आप उस समय ऋणात्मक लेंगे। यदि आप किरण के दिशा में माप रहे हैं तो उस समय धनात्मक लेंगे। कोई भी चीज मापिए, किरण के दिशा में माप रहे हैं तो उस समय धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और रूल है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जैसे ये लेंस है और इसका मुख्य अक्ष कौन सा होगा, ये वाला होगा, ब्लैक लाइन। ठीक है, और ये जो अवतल लेंस है इसका भी मुख्य अक्ष ये वाला, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, ये आपका नियम कहता है। तो देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ऊपर की ओर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक दूरी लेंगे। ऊपर माप रहे हैं ना भाई, जब हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी माप रहे हैं तो उस समय क्या लेंगे, धनात्मक दूरी। सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए अवतल लेंस में भी सेम वही होगा, उस समय भी धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे एक और रूल आपका ये है कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक लेंगे। तो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष आपका ये है, और इसके नीचे यदि हम दूरी को माप रहे हैं, जैसे मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लो हम ऊपर माप रहे थे, मान लो ये प्रतिबिंब है रेड कलर से जो हमने बनाया, तो इसका प्रतिबिंब जो ये धनात्मक होगा, क्योंकि हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी नाप रहे हैं। यहाँ पर भी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब मान लो कि ये जो आपका कोई प्रतिबिंब है, ये कोई प्रतिबिंब बना, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कोई प्रतिबिंब बना मान लो, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, और यहाँ से ये जो प्रतिबिंब की दूरी है h है, तो मुख्य अक्ष के नीचे मापेंगे हम तो h माइनस ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार h है, तो मुख्य अक्ष के नीचे हम लोग माप रहे हैं तो माइनस h ले लेंगे। तो यही आपको लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। अब देखिए यहाँ तक बात आप लोग समझ गए हैं, तो मैं आप लोगों को 3-4 ठो और बातें हैं जो आप लोगों को बता दें। देखिए यहाँ तक यदि आप लोग बात समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारे चैनल पर कहीं भी दिक्कत हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहे हैं, उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, मैथ को या फिर साइंस का हो, 10th का हो या फिर 9th का हो, दोनों का ही, आप हमें उस क्वेश्चन को फोटो खींच कर भेज सकते हैं और हम उस क्वेश्चन का क्या करेंगे कि आपको एक सेपरेट तरीका से बनाकर और आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक और बात हम भूल गए थे,
जैसे ही ये आपका चैप्टर समाप्त होगा, इस चैप्टर का सबसे पहले हम क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।